मैं रोहिताशव कुमार, सहायक आचार्य श्री राधे श्याम आर मुरारका राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट थर्ड, विषय ABST, अंकेक्षक एवं प्रबंध लेखांकन, प्रश्न पत्र प्रथम में हम आज कंपनी अंकेक्षण, कंपनी ऑडिट के बारे में अध्ययन करेंगे। कंपनी अंकेक्षण एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और परीक्षा की दृष्टि से भी उपयोगी है। और कंपनी अंकेक्षण है वो किसी देश की आर्थिक विकास में जो कंपनी रूपी संगठन है इसका विशेष महत्व रहा है। अर्थात हम ये कहें कि किसी देश के आर्थिक विकास में कंपनी का विशेष महत्व है और कंपनी का अंकेक्षण होना जरूरी है। और भारत में कंपनी की सफलता के लिए पर देश की आर्थिक प्रगति निर्भर करती है। यदि कंपनी की आर्थिक स्थिति है या देश की जो आर्थिक स्थिति है वो उस कंपनी की सफलता पर निर्भर करती है। अतः कंपनी के बाह्य एवं आंतरिक कार्यों के नियमन के लिए सभी विकसित देशों में विधान बने हुए हैं, उनके कोई न कोई नियम बने हुए हैं, विधान बना रखे हैं। हमारे देश में भी समय समय पर कई विधान बने, लेकिन वर्तमान समय में भारतीय कंपनी विधान 2013 चल रहा है। कंपनी के अंकेक्षण का नियमन प्रमुख रूप से इसी विधान द्वारा किया जाता है। अर्थात वर्तमान में भारत में भारतीय कंपनी विधान 2013 के अंतर्गत ही कंपनी का अंकेक्षण किया जाता है। अब हम अंकेक्षण प्रारंभ करने से पूर्व की तैयारी क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, अंकेक्षण जब भी प्रारंभ करें उससे पहले प्रबंधन को या संचालन मंडल जो भी है उसको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। सर्वप्रथम पहला है अंकेक्षक की नियुक्ति। अंकेक्षण के लिए अंकेक्षक जरूरी है या किसी भी लेखों, हिसाब किताब की पुस्तकों, बहियों आदि का अंकेक्षण करने के लिए ऑडिटर की आवश्यकता है, अंकेक्षक की आवश्यकता होती है। अतः हम सबसे पहले क्या करेंगे, अंकेक्षक की नियुक्ति करेंगे। और अंकेक्षक जो है उसको भी ये देखना चाहिए कि वह उस कंपनी का अंकेक्षक नियुक्त किए जाने योग्य है या नहीं, या जिन व्यक्तियों ने उसे नियुक्त किया है वे कंपनी विधान के द्वारा ऐसा करने के अधिकारी हैं या नहीं, तथा उसकी नियुक्ति कंपनी विधान में वर्णित नियम और विधि के अनुसार की गई है अथवा नहीं की गई है, ये उसको देखना चाहिए। अर्थात हम ये कहें कि अंकेक्षक को ये देखना चाहिए कि कंपनी का अंकेक्षक नियुक्त किए जाने की वो योग्य है या नहीं, और जो व्यक्ति उसे नियुक्त कर रहा है वो कंपनी विधान के अनुसार सही कर रहा है नहीं, ऐसा करने का अधिकारी है कि नहीं है, या कंपनी जो विधान में वर्णित विधि है उनके अनुसार उसकी नियुक्ति की जाती है या नहीं, ये उसको अंकेक्षक को देखना चाहिए। अंकेक्षक को अपनी नियुक्ति के संबंधित उन सब कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए जिनका कंपनी विधान एवं चार्टेड अकाउंटेंट्स एक्ट में वर्णन किया गया है। कुल मिलाकर अंकेक्षक को देखना चाहिए कि उसकी नियुक्ति नियमानुसार अथवा नहीं, अर्थात उसको ये निश्चित रूप से सुनिश्चित कर लेना चाहिए अंकेक्षक को कि उसकी नियुक्ति नियमानुसार और विधि के अनुसार है। अतः अंकेक्षण से प्रारंभ करने से पूर्व की तैयारी में पहला बिंदु था अंकेक्षक की नियुक्ति। दूसरा है कंपनी के व्यवसाय का स्वभाव। जो कंपनी है उसके व्यवसाय का स्वभाव क्या है, उसकी क्या तकनीकी विशेषताएं हैं, ये सब चीज़ें उसमें ध्यान में रखनी चाहिए। अर्थात हम कहें कि प्रत्येक व्यवसाय की कुछ तकनीकी विशेषताएं होती हैं जो उसके स्वभाव पर निर्भर करती हैं। अतः अंकेक्षक को नोट करना चाहिए कि व्यवसाय में किस प्रकार का सामान खरीदा और बेचा जाता है, रोकड़ प्राप्ति और खर्चों के स्रोत क्या हैं और व्यवसाय की संपत्ति और दायित्वों का स्वभाव क्या है।
व्यवसाय की तकनीकी विशेषताओं पर ही अंकेक्षण का कार्यक्रम निर्भर करता है। ऑडिट प्रोग्राम जो बनता है वो व्यवसाय की जो तकनीकी विशेषताएं हैं उसके आधार पर ही बनता है। अतः अंकेक्षक को सबसे पहले उस तकनीकी जो विशेषताएं दे रखी हैं उसको देखना चाहिए, उसको नोट करना चाहिए कि व्यापार में सामान खरीदा और बेचा कैसे जाता है, रोकड़ में प्राप्ति और खर्चों का स्रोत क्या है, व्यवसाय की संपत्ति और दायित्वों का स्वभाव क्या है। ये सारी चीज़ें उसको ध्यान में रखनी चाहिए। तीसरा बिंदु है व्यापारिक वर्ष के बारे में जानकारी। उसे व्यापारिक वर्ष के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि व्यापारिक वर्ष की जानकारी नहीं होगी तो उस वित्तीय वर्ष या वो वर्ष जिसके लिए हिसाब किताब लेखों का वो अंकेक्षण करेगा कैसे पता लगे। इसलिए उसको व्यापारिक वर्ष की सही जानकारी होनी चाहिए। अंकेक्षक अपनी नियुक्ति के फौरन बाद ये भी देखना चाहिए कि कंपनी का व्यापारिक वर्ष कब समाप्त होता है, क्योंकि बहुत से कार्य व्यापारिक वर्ष के अंतिम दिन करने होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए रोकड़ एवं प्राप्तियों या प्रतिभूतियों की जांच या स्टॉक की गणना जो की जाती है, स्टॉक का जो निरीक्षण किया जाता है वो अंतिम दिन किया जाता है। इसलिए व्यापारिक वर्ष के बारे में भी अंकेक्षक को पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए। नंबर 4, संचालक मंडल के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। जो पूर्व तैयारियां हैं उसके अनुसार अंकेक्षक को संचालन मंडल के संबंध में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि प्रत्येक संचालन के विषय में उसका नाम, उसका पता, व्यवसाय, नियुक्ति की तिथि और नियुक्ति की अवधि समाप्त होने की तिथि आदि बातों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और 5वां है प्रबंध के विषय में जानकारी। उसे सारी की सारी है वो प्रबंध व्यवस्था के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अतः अंकेक्षक को ये जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि कंपनी का प्रबंध या प्रबंध संचालन अथवा प्रबंधक में से किसके हाथ में है, उसका प्रबंधक किसके हाथ में है, ये उसे जानकारी होनी चाहिए। और उसे ये भी देखना चाहिए कि कंपनी विधान 2013 की धारा 196 के अनुसार कंपनी का प्रबंध इसमें से किसी एक को सौंपा जा सकता है। अतः अंकेक्षक को देखना चाहिए कि इस धारा का पालन किया गया है। अंकेक्षक को ये भी देखना या ध्यान में रखना चाहिए कि कंपनी प्रबंधक या प्रबंध संचालन व्यक्ति ही हो सकता है। कंपनी का जो प्रबंधन की है वो अंकेक्षक को देखना चाहिए कि कंपनी में जो प्रबंधक या प्रबंध संचालन व्यक्ति है वो कंपनी का। और छठा जो महत्वपूर्ण है वह लेखों के संबंधित कंपनी के पार्षद सीमा नियम एवं अंतर नियम में वर्णित नियम की जानकारी। कंपनी का सारा मामला है, ये जो आधार है वो कंपनी के पार्षद सीमा नियम व अंतर नियम में जो नियम है उन पर टिका होता है। अतः इसका सभी सीमा नियम और अंतर नियमों की जानकारी होनी चाहिए। अंकेक्षक को कंपनी पार्षद सीमा नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तथा अंतर नियम से उन नियमों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जिनका कंपनी के लेखों से संबंध है। इन दोनों प्रलेखों के संबंध में अंकेक्षक के दृष्टिकोण विस्तृत जानकारी उसे दी जानी जाती है कि क्या तो कंपनी के पार्षद सीमा नियम है और क्या उसके अंतर नियम। पार्षद सीमा नियम पार्षद सीमा नियम कंपनी का आधारभूत प्रलेख है। आधारभूत प्रलेख होता है जो कंपनी के उद्देश्यों को परिभाषित करता है। जो कंपनी के उद्देश्य होते हैं उसको परिभाषित करता है और उसके अधिकार क्षेत्र को निश्चित करता है। इसके बिना किसी भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन संभव नहीं है। जिस कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा उसे पार्षद सीमा नियम का गठन या नियम बनाने होंगे। अतः कंपनी का जीवन दाता प्रलेख भी कहते हैं इसे। और पार्षद सीमा नियम में क्या वाक्य होते हैं, अर्थात निम्न वाक्य पार्षद सीमा नियम में सम्मिलित होते हैं। पहला है नाम वाक्य, नेम कॉज। दूसरा उसका स्थान वाक्य, रजिस्ट्रेशन ऑफिस कॉज। तीसरा है उसका उद्देश्य वाक्य, ऑब्जेक्टिव कॉज। चौथा उसका दायित्व वाक्य, लायबिलिटीज क्लॉज। पांचवा है पूंजी वाक्य, कैपिटल क्लॉज।
और छठा संघ तथा हस्ताक्षर वाक्य। एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लोज, ये 6 इस पार्श्व सीमा नियम के वाक्य हैं। इन वाक्यों में अंक अक्षर के लिए उद्देश्य वाक्य, ये पूंजी वाक्य महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाकी तो उसका नाम का है, स्थान का है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है वो, और उसकी पूंजी की व्यवस्था कैसी है, ये महत्वपूर्ण 2 वाक्य हैं। वो हैं उद्देश्य वाक्य क्या है। उद्देश्य वाक्य, एक कंपनी वैधानिक दृष्टि से उद्देश्य क्या जो वाक्य है उसमें निर्धारित सीमा के बाहर कोई कार्य नहीं कर सकती। कंपनी के उद्देश्य वाक्य में निर्धारित होता है कि कंपनी को कौन कौन से कार्य करने का अधिकार है और कौन से कार्य करने का अधिकार नहीं है। अंक अक्षर के लिए वाक्य इसलिए महत्वपूर्ण है कि वह कंपनी के व्यवहारों की जांच करते समय देखेगा कि कंपनी को उन व्यवहारों को करने का अधिकार था, और यदि कंपनी को ऐसा व्यवहार करती है जिसे करने का पार्षद सीमा नियम के अंतर्गत कंपनी को अधिकार नहीं था, तो अंक अक्षर ऐसे लेखों को सही प्रमाणित नहीं कर सकते। अर्थात उन्हीं लेखों को प्रमाणित कर सकता है जो इस पार्षद सीमा नियम के अधिकार क्षेत्र में कंपनी के उद्देश्य वाक्य के अंतर्गत समाहित। दूसरा जो महत्वपूर्ण वाक्य बताया था पूंजी वाक्य। पूंजी वाक्य, इस वाक्य के अंतर्गत कंपनी के लिए अधिकृत पूंजी एवं इसके अंशों में विभाजन दिया हुआ रहता है। अंशों की श्रेणियाँ, इसमें अधिमान अंश और इक्विटी अंश होते हैं के संबंध में इसमें जानकारी दी जा सकती है, और कंपनी के अंतर नियमों में भी इसकी जानकारी दी जा सकती है। अंक अक्षर के लिए वाक्य इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसे देखना होता है कि कंपनी का अंश निर्गमन इस वाक्य के अनुकूल है अथवा नहीं। अर्थात एक कंपनी पूंजी वाक्य में दी गई सीमाओं से अधिक अंशों का निगमन नहीं कर सकती। जितना पूंजी वाक्य में उस कंपनी के शेयर निगमन के लिए हैं, इतने ही शेयरों का वो निगमन कर सकती है। यदि कंपनी अपनी संपूर्ण अधिकृत पूंजी का निर्माण कर चुकी है और कंपनी को अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, तो कंपनी को पार्षद सीमा नियम में पूंजी वाक्य में बदलना होगा। अतः अंक अक्षर के लिए वाक्य महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा था पार्षद सीमा नियम के अलावा अंतर्नियम। अंतर्नियम, ये जो भारतीय कंपनी विधान 2013 की धारा सब धारा 25 के अनुसार उसको परिभाषित किया गया है। अंतर्नियम का आशय ऐसे अंतर्नियम से है जो कि पिछले कंपनी विधानों अथवा वर्तमान कंपनी विधान के अधीन मूल रूप से बनाया गया, अर्थात समय समय पर संशोधित पार्षद सीमा नियम में वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तथा कंपनी के आंतरिक जो प्रबंध व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाए जाते हैं। एक निजी कंपनी, असीमित कंपनी तथा प्रत्याभूति द्वारा सीमित कंपनी को अपने स्वयं के अंतर्नियमों का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। एक निजी कंपनी हो, असीमित कंपनी हो या प्रत्याभूति द्वारा सीमित कंपनी हो, उसको अपने स्वयं को रजिस्ट्रेशन करना होता है। जबकि अंशों द्वारा सीमित सार्वजनिक कंपनी अपने स्वयं के अंतर्नियमों का रजिस्ट्रेशन करा सकती है अथवा कंपनी विधान की जो सारणी है को अपना सकती है, और यदि इस प्रकार कंपनी अपने स्वयं के अंतर्नियमों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराती है तो उस पर सारणी ए लागू हो जाएगी, और सारणी ए में 99 आदर्श नियम हैं। और यदि कोई अंशों द्वारा सीमित सार्वजनिक कंपनी अपने अंतर्नियमों का रजिस्ट्रेशन कराती है, लेकिन उसमें सारणी ए के नियमों को न तो हटाया जाता है और न सुधारा जाता है, तो सारणी ए का वह नियम उस कंपनी पर उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार कंपनी द्वारा रजिस्टर्ड नियम के अंतर्गत नियम है। अतः एक अंक अक्षर के लिए अंतर नियमों में वर्णित वे सब नियम महत्वपूर्ण होते हैं
जिनका संबंध लेखा व कंपनी के आर्थिक व्यवहारों से होता है। इसमें जो प्रमुख नियम हैं वो निम्नलिखित हैं। जैसे पहला है अंश पूंजी के संबंध में। अंश पूंजी के संबंध में विभिन्न विषयों संबंधी नियम अंक एक के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। उसमें है अंश पूंजी का निर्गमन करता है वो अंशों की याचना राशि है, उसके अंशों पर प्राप्त पेश की रकम एडवांस में जो राशि है उसकी, याचना राशि की जो बकाया है उसका, अंशों का हरण व पुनर्निगमन करना हो या अंशों का हस्तांतरण करना हो, अंशों पर कमीशन या दलाली हो या अंशधारियों के पास भी अधिकार हो। इस प्रकार अंश पूंजी के संबंध में 8 जो बिंदु गए हैं उसका अध्ययन, उसकी जानकारी अंक एक को होनी चाहिए। दूसरा है अंक एक के संबंध में। पहला था अंश पूंजी के संबंध में, दूसरा अंक एक के संबंध में। कंपनी अंक एक के अधिकार व कर्तव्य कंपनी विधान द्वारा निर्धारित किए गए हैं और कंपनी के अंतर नियमों द्वारा उन्हें बढ़ाया जा सकता है, घटा नहीं जा सकता। अतः अंक एक के लिए ये देखना महत्वपूर्ण है कि उसमें अधिकारों व कर्तव्यों को किस सीमा क्षेत्र तक बढ़ाया गया है। अंक एक से स्वयं की नियुक्ति एवं शाखा अंक एक की नियुक्ति के संबंध में बनाए गए नियम भी अंक एक के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा है कंपनी के प्रबंध में, जो कंपनी के प्रबंध के संबंध में है वो है अंकेक्षक के मतलब कि कंपनी प्रबंध संबंधी विषयों में से जिन पर अंतर नियमों में नियम बने हुए हैं वो हैं संचालकों की नियुक्ति, अंश योग्यता, पारिश्रमिक, अधिकार व कर्तव्य। दूसरा है प्रबंध संचालक या प्रबंधक की नियुक्ति, उसका पारिश्रमिक और उसके अधिकार व कर्तव्य, ये महत्वपूर्ण है। द है इसमें जो चौथा बिंदु है लाभ हानि खाते के संबंध में। संचयों का तथा आयोजनों का निर्माण कैसे किया है उसकी जानकारी इसमें होनी चाहिए। अंतिम व अंतरिम लाभांश की घोषणा, इसके बारे में उसमें जानकारी विस्तृत से होनी चाहिए। और लाभों का पूंजी को, ये लाभ हानि खाते के संबंध होते हैं, उसकी लाभ हानि खाते में जानकारी ली जा सकती। अन्य विषय जो हैं वह है कंपनी के ऋण देने का अधिकार है या नहीं इसके, और कंपनी की सभाओं की कार्रवाई, जो कंपनी की सभा होती हैं उसमें क्या कार्रवाई है उसकी। अतः हम ये कहें कि कंपनी विधान 2013 की धारा 14 के अनुसार कंपनी अंतर नियमों में विशेष प्रस्ताव पास करके परिवर्तन किया जा सकता है। अतः अंक एक के लिए देखना भी महत्वपूर्ण है कि परिवर्तन विधान के अनुसार हुआ अथवा नहीं, तथा परिवर्तन अंक एक पर क्या प्रभाव डालेगा, ये उसको अपने अंक एक करते समय ध्यान में रखना चाहिए। जो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 4 कंपनी के अंतर्नियम में विशेष प्रस्ताव पास करने के परिवर्तन किया जा सकता है, उसमें ध्यान रखना चाहिए। और जो बिंदु थे उसमें अब 7वां बिंदु है पर विवरण का अध्ययन, प्रोस्पेक्ट्स जो है वो कंपनी विधान की धारा 2 सब धारा 70 के अनुसार पर विवरण एक लेख को कहते हैं जिसका परिविवरण की तरह निर्गमन या वितरण किया जाए और ऐसी सूचना परिपत्र, विज्ञापन अथवा प्रलेख में सम्मिलित होते हैं जिसके द्वारा जनता को कंपनी के अंशों वर्णपत्रों के क्रय के लिए आमंत्रित किया जाए। अतः प्रवीण कंपनी द्वारा अंश वर्णपत्र खरीदने के लिए जनता को दिया गया एक प्रकार का निमंत्रण है और उसमें सौदेआदिमान अंश हो सकते हैं। कुछ समय के न्यूनतम पूंजी प्राप्ति के आधार पर मांगा जा सकता है। अंशों के आवेदन व भंडारण की देय राशि के संबंध में जानकारी होती है। उन व्यक्तियों के नाम और पते जिसे कंपनी से कोई संपत्ति खरीदी गई हो। नगद रुपये के अलावा अन्य प्रतिफल के बदले भी पिछले वर्षों के जो अंश निगमित या ऋणपत्र की राशि है उसको एडजस्ट किया जा सकता है। कहने का कई तरह के हैं, जैसे बट्टे पर अंश जारी किया जाता है तो बट्टे की दर क्या होगी। कंपनी द्वारा खरीदी गई संपत्ति में यदि कोई प्रवर्तकों अथवा संचालकों के हित में हो तो उसका भी उसमें वर्णन करना चाहिए। अंशों के स्थान संबंधी राशि इनकी भी जानकारी देनी चाहिए। 8वां है पुस्तकों की सूची प्राप्त करना।
अभी उसमें 3 भागों में बांटा जा सकता है। इसको कंपनी के पुस्तकों में 3 भागों में बांटा जा सकता है। जो पुस्तकों की सूची प्राप्त करना अंकेक्स का काम है। पहला है लेखा पुस्तकें, दूसरे हैं वैधानिक पुस्तकें और तीसरे हैं स्मार्ट पुस्तकें, मेमोरेंडम बुक्स। लेखा पुस्तकें कंपनी विधान 2013 की धारा 128 के अंतर्गत प्रत्येक कंपनी को अपने प्रधान कार्यालय पर लेखों के संबंधित भी समस्त पुस्तकें रखी जानी चाहिए जो कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उस कंपनी के लेखों को उचित एवं सत्य प्रस्तुतीकरण कर सकें। यदि उस कंपनी की कोई शाखा अथवा शाखाएं हैं तो उसके मध्य समस्त व्यवहारों के लेखे करने के लिए प्रधान कार्यालय तथा शाखा पर अर्जित विधि के आधार पर दोहरा लेखा विधि के आधार पर पुस्तकें रखी जानी चाहिए, अर्थात दोहरा लेखे आधार पर ही पुस्तकों में लेखा करना चाहिए। दूसरी हैं लेखा पुस्तकों के बाद वैधानिक पुस्तकें। कंपनी की विधान के अंतर्गत बहुत से रजिस्टर या पुस्तकें रखना अनिवार्य है, इसे वैधानिक पुस्तकें कहते हैं। और इसमें जो प्रमुख रूप से हैं वह सदस्यों का रजिस्टर धारा 88 कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत, जिसमें सदस्यों का रजिस्टर, ऋणपत्रों का रजिस्टर या प्रतिभूति धारकों का रजिस्टर। और दूसरा बिंदु इसका है बंधक रजिस्टर, रजिस्टर फॉर चार्जेज। कंपनी विधान 2013 की धारा 85 के अनुसार प्रत्येक कंपनी के लिए बंधक रजिस्टर रखना अनिवार्य है। इसमें प्रबंधों का विवरण, बंधक रखी गई संपत्ति का विवरण, बंधक की गई रकम तथा इन व्यक्तियों के नाम इस धारा के अंतर दिए गए नमूने के निर्धारित प्रपत्र में किए जाने चाहिए। जिसके पास संपत्ति को बंधक रखा गया है उसे लेखे होते हैं। और तीसरा इसमें है सभा की कार्रवाई की पुस्तकें। ये कंपनी विधान की धारा 118 के अंतर्गत प्रत्येक कंपनी साधारण सभा की कार्रवाई लिखने के लिए तथा संचालक मंडल अथवा उसकी किसी समिति का सभा में कार्रवाई करने के लिए पुस्तकें लिखी जाती हैं। अतः अंकेक्ष के लिए साधारण सभा की कार्रवाई पुस्तकों महत्वपूर्ण हैं, जिसमें अंशों बट्टे पर निगमन, कंपनी के पूंजी में परिवर्तन करना हो, वार्षिक खातों का अनुमोदन, लाभांश की घोषणा हो, अंकेक्ष में नियुक्ति वार्षिक हो, अवकाश ग्रहण करने वाले व्यक्ति के स्थान पर नियुक्तियाँ हो, संचालक का वार्षिक हो, अंश पूंजी में कमी करना हो, पूंजी में से ब्याज देना हो, कंपनी संचालक या कंपनी लाभ करना हो। इसके अलावा भी स्मरणार्थ पुस्तकें, मेमोरेंडम बुक्स भी होती हैं। अतः प्रत्येक कंपनी में कार्य संबंधी बहुत सी ऐसी पुस्तकें रखनी होती हैं जिनका विधान द्वारा रखा जाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन कंपनी का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है। इन्हें स्मरणार्थ पुस्तकें कहते हैं कि विधान के अनुसार जिन पुस्तकों को रखना जरूरी नहीं है, लेकिन कंपनी को सही स्थिति में चलने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन पुस्तकों को रखा जाता है उसे स्मरणार्थ पुस्तकें, मेमोरेंडम बुक्स कहते हैं। जैसे माल आवक पुस्तक, गुड्स इनवार्ड्स बुक्स, माल बहिर्गमन पुस्तक, आउटवार्ड बुक्स, आदेश प्राप्ति पुस्तक, ऑर्डर इशूड बुक आदि, और आदेश निर्मित पुस्तकें, ऑर्डर प्लेस बुक, ये अन्य मेमोरेंडम पुस्तकें भी हो सकती हैं। इसमें 9 महत्वपूर्ण बिंदु है। कर्मचारियों की सूची और कर्तव्य विवरण का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए अंकेक्ष। 10वां है आंतरिक नियंत्रण के विषय की जानकारी प्राप्त करना। अंकेक्ष को आंतरिक नियंत्रण के विषय में उसे विस्तृत से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि इनका अध्ययन करना भी चाहिए कि किस सीमा पर निर्भर रह सकता है आंतरिक नियंत्रण। और 11वां बिंदु है पिछले अंतिम खाते विवरण अंकेक्ष प्रतिवेदन प्राप्त करना। यदि कंपनी नई नहीं है और पिछले वर्ष के हिसाब किताब का अंकेक्षण किसी अन्य व्यक्ति से ने किया है तो अंकेक्ष को कंपनी से पिछले वर्ष के अंकेक्षित लाभ हानि विवरण व चिट्ठा प्राप्त करना चाहिए और अंकेक्ष का प्रतिवेदन भी प्राप्त करना चाहिए। इसमें यदि कोई महत्वपूर्ण बात हो तो उसे भी नोट कर लेना चाहिए। यदि पिछले वर्ष हिसाब किताब अंकेक्षण भी उसी ने किया था तो पिछले वर्ष की अपनी नोटबुक निकाल कर पढ़ लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि उनकी उन बातों को नोट कर लेना चाहिए जिनका इस वर्ष में अंकेक्षण को महत्व हो। अतः हम कह सकते हैं कि उपरोक्त जो बिंदु बताए हैं उस प्रकार से यदि खाते तैयार हो जाते हैं तो अंकेक्ष अपने कार्य के संबंध में योजना बनाता है और अंकेक्षण कार्य प्रारंभ कर देता है। ये अंकेक्षण करने से पहले की पूर्व की तैयारियों के 11 बिंदु में बांटा गया। धन्यवाद।